हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, ये मेरा शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट पर थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सेटिंग, बैकग्राउंड, ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। और सेकंड लेक्चर में हमने जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डायलॉग्स, ये सब डिस्कस किया। अब हम थर्ड लेक्चर में एज यू लाइक इट कॉमेडी का प्लॉट डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस ड्रामा में समरी क्या है, प्लॉट क्या है, कहानी क्या है, वो कैरेक्टर्स आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और हम पूरी कहानी को एक्ट वाइज और सीन वाइज लेकर चलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ना। सबसे पहले एक्ट 1 की कहानी स्टार्ट होती है। एक्ट 1 सीन 1 में हम आते हैं और ये एक्ट 1 सीन 1 बिगिन होता है ऑरलैंडो के साथ, जो एडम से बातें कर रहा है। ऑरलैंडो मैंने आपको बताया, अगर आपने कैरेक्टर्स वाला वीडियो देख लिया है अच्छे से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टर है इस ड्रामा में, जो रोजेलिंड के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी इस ड्रामा के लास्ट में रोजेलिंड के साथ मैरिज होती है। रोजेलिंड का सिंपल सा मतलब है द हीरोइन ऑफ दिस कॉमेडी। तो ऑरलैंडो एडम से बात कर रहा है। एडम के बारे में भी फैक्ट्स हमने बहुत अच्छे से बता दिए थे कि ऑरलैंडो के घर में एक सर्वेंट है एडम, जो ऑरलैंडो के फादर का पर्सनल सर्वेंट था और वो बहुत फेथफुल है। और ऐसा भी मैंने बताया था, एक फैक्ट है, स्कॉलर्स कहते हैं कि शेक्सपियर ने खुद एडम का रोल प्ले किया था जब ये कॉमेडी स्टेज पर परफॉर्म की गई थी। तो सीन बिगिन होता है एक्ट 1 सीन 1 का, जब ऑरलैंडो एडम से बातें कर रहा है। एडम वही है, ओल्ड एज में है और लॉयल सर्वेंट है उसके फादर का, ऑरलैंडो के फादर का। और ऑरलैंडो के फादर का नाम था सर रोलैंड डू बॉयज। कहानी शुरू होती है तो ऑरलैंडो बहुत नाराज है अपने जीवन से, क्योंकि अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसके फादर अब नहीं हैं और उसके बड़े भाई को सारी संपत्ति मिल गई है। वह ऑरलैंडो को खर्चे के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट देता है, और जबकि सारी संपत्ति बड़े भाई ने अपने नाम कर रखी है। छोटे भाई की एजुकेशन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी लाइफ के लिए किसी भी तरीके की कोई एक्सपेंसेस बेयर नहीं करता है बड़े भाई। ऑरलैंडो बताता है कि उसके पापा की बहुत इच्छा थी कि और जो बड़ा भाई ओलिवर है ऑरलैंडो का, वह छोटे भाई की शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे, लेकिन बड़े भाई ने मना कर दिया एजुकेशन पर खर्चा करने के लिए, छोटे भाई को एजुकेट करने के लिए। जिसकी वजह से, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ऑरलैंडो को ऐसा लगता है कि उसका जीवन एक एनिमल की तरह है, एनिमल से बेहतर नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसने इस तरीके का अनफेयर व्यवहार जो है बहुत लंबे समय से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब से लगता है अब वो सहने के बाहर जा चुका है, अब ऐसा व्यवहार और ज़्यादा नहीं सह सकता जैसा व्यवहार उसका बड़ा भाई ओलिवर उसके साथ करता है। ऑरलैंडो के 3 भाई हैं, बड़ा है ओलिवर, छोटा है जेक्स और सबसे छोटा है ऑरलैंडो। तो ऑरलैंडो कहता है मैं अपने बड़े भाई का व्यवहार अब और ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ, इतना खराब व्यवहार। जल्दी ही क्या होता है, ओलिवर बड़ा भाई निकलकर बाहर आता है और अब तक बात कर रहे थे ऑरलैंडो और एडम। ओलिवर आता है और ओलिवर और एडम के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, दोनों भाइयों के बीच में। ऑरलैंडो गुस्से में बताता है अपने भाई को कि मैं अपने पापा का सबसे छोटा बेटा हूं और उतना ही श्रेष्ठ हूं, जन्म से अपने पापा का उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा हूं जितना कि आप हो, मैं बाहर का नहीं हूं कोई भी। ओलिवर जो है वो और नाराज हो जाता है, ऑरलैंडो पर अटैक कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑरलैंडो चूंकि पहलवान रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, फिजिकली मस्कुलर रहता है, तो वो अपने बड़े भाई से ज्यादा स्ट्रांग है। वह ओलिवर को पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ लेता है। एडम सर्वेंट जो है वो बीच में आता है, कोशिश करता है दोनों की लड़ाई रुकवाने की, उनके पापा की याद दिलाता है, कहता है अपने पापा के नाम पर कितने सम्मानित व्यक्ति थे, तुम लड़ो मत। लेकिन वो दोनों सुनते नहीं हैं। ऑरलैंडो कहता है बड़े भाई से कि मैं तुम्हारे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये प्रॉमिस नहीं कर लेते हो कि तुम मेरे साथ एक जेंटलमैन जैसा व्यवहार करोगे और मेरा जो हिस्सा बनता है मेरे पापा की प्रॉपर्टी में वो मुझे दोगे। अब चूंकि ओलिवर पकड़ लिया गया है, ओलिवर तुरंत एग्री कर जाता है
कि चलो ठीक है, और ऑरलैंडो एडम से कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। एडम की इंसल्ट भी करता है उस सर्वेंट की, क्योंकि उसको देखता है छोटे भाई का साथ देते हुए, और कहता है उसे ओल्ड डॉग। ये लाइन यहाँ पर लिखी है। ओलिवर एडम से कहता है गेट यू विद हिम, इसके साथ यहाँ से दफा हो जाओ, यू ओल्ड डॉग। ये वाली लाइन बोलता है ओलिवर, जो कि बहुत ही क्रूअल ब्रदर होता है। ऑरलैंडो का बड़ा भाई रहता है, सबसे बड़ा भाई। इसके बाद में ऑरलैंडो वहां से चला जाता है। ओलिवर अपने एक सर्वेंट को बुलाता है, उसका नाम रहता है डेनिस। उस सर्वेंट को बुलाता है और कहता है चार्ल्स को बुला कर लाओ। चार्ल्स जो है राजा के यहाँ दरबार का रेसलर, कुश्ती लड़ने वाला पहलवान है। चार्ल्स आता है और ओलिवर से मिलता है और कोर्ट के बारे में सारी खबर देता है कि राजा के दरबार में, राजा के महल में चल क्या रहा है, ड्यूक के दरबार में क्या चल रहा है। यहीं पर सारी बातें पता लगती हैं हमें। इस ड्रामा की बैकग्राउंड भी पता लगती है कि इस ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। चार्ल्स जो पहलवान है राजा के दरबार का, वो ये बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं उन्होंने अपने बड़े भाई की संपत्ति हड़प ली है। ड्यूक फ्रेडरिक ने कब्जा कर लिया है अपने बड़े भाई की संपत्ति पर। बड़े भाई का नाम था ड्यूक सीनियर। अब ड्यूक सीनियर को देश से निकाल दिया गया है, एग्जाइल, वनवास में चले गए हैं और वो वनवास गुजार रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। उनके साथ कुछ उनके वफादार लॉयल लॉर्ड्स भी थे, वो भी उनके साथ चले गए। और ड्यूक फ्रेडरिक ने सबको जंगल में रहने की शांतिपूर्वक इजाजत दे दी है, क्योंकि वो सब अपनी संपत्तियां जो हैं वो ड्यूक को दे गए हैं, अपना सारा धन ड्यूक को दे गए हैं। इसीलिए अब ड्यूक उन्हें जंगल में परेशान नहीं कर रहा है। ड्यूक फ्रेडरिक जो छोटा भाई है ड्यूक सीनियर का। चार्ल्स ये भी बताता है ओलिवर को कि ड्यूक सीनियर की जो बेटी है उसका नाम है रोजलिंड, वो अभी भी महल में रह रही है, राजा के दरबार में रह रही है। ड्यूक फ्रेडरिक उसे प्यार करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ड्यूक फ्रेडरिक की जो बेटी है सीलिया, वो उसकी बहुत अच्छी सिस्टर है, रोजलिंड को बहुत प्यार करती है। इसीलिए रोजलिंड अभी भी बनी हुई है, महल में रह रही है। चार्ल्स तब ये भी बताता है कि मैं आपसे मिलने आया हूं, उसका एक कारण है। ओलिवर से कहता है मैं तुमसे एक कारण की वजह से मिलने आया। कहता है मैंने सुना है कि कल मेरा जो कुश्ती का मैच है राजा के दरबार में, वहां तुम्हारा छोटा भाई ऑरलैंडो, उसने प्लान बनाया हुआ है कि रेसलिंग मैच में, कोर्ट में वो मुझे चैलेंज करने वाला है, वो भी हिस्सा लेने वाला है। कहता है मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई है और मैं बहुत फेमस हूं। जिन पहलवानों के साथ कुश्ती करता हूं, जो मेरे अपोनेंट्स होते हैं, उनको मैं बहुत चोट पहुंचाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे भाई को, ऑरलैंडो को, चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम उसको रोक लो। भाई ओलिवर से यह भी कहता है कि अपने भाई को रोक लो लड़ाई से, नहीं तो हो सकता है उसके लिए बहुत नुकसान हो जाए। अब बड़ा भाई यहां पर दिखावा करता है, झूठ बोलता है और कहता है तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई बहुत खतरनाक है, वो बेईमान तरीके से कुश्ती लड़ता है, बेईमानी के साथ कुश्ती लड़ता है। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे साथ कोई चालबाजी करे तुम्हें हराने के लिए, पॉइजन वगैरह दे दे तुम्हें हराने के लिए, क्योंकि वो बेईमान है, किसी भी तरीके से कुश्ती जीतना चाहता है। अब चार्ल्स जब ऐसी बात सुनता है, जो कोर्ट का रेसलर होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे छोटे भाई ऑरलैंडो के साथ बहुत सख्ती से पेश आऊंगा अगर वो मुझसे लड़ा तो। अब ओलिवर बड़ा भाई खुश हो जाता है, सोचता है चुपके से मन ही मन में कि मेरा प्लान जो है ऑरलैंडो को हराने का और चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, घायल करने का, मारने का, शायद इस रेसलिंग मैच में पूरा हो जाए। चार्ल्स जो है उसे पटक दे और उसका मार दे या बहुत ज्यादा हार्ट कर दे, तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये एक्ट 1 सीन 1 की कहानी थी, जिसमें ऑरलैंडो के बारे में आपने जाना, बड़े भाई ओलिवर के बारे में जाना, कोर्ट का जो रेसलर है चार्ल्स उसके बारे में जाना, आपने एडम के बारे में जाना। एक्ट 1 सीन 2 स्टार्ट होता है। अब सीन आ जाता है राजा के दरबार का, कोर्ट का। यह सीन ओपन होता है रोजलिंड के साथ। रोजलिंड थोड़ी सी दुखी है क्योंकि उसके फादर ड्यूक सीनियर जो हैं उन्हें राज्य से निकाल दिया गया है, अब वो जंगल में रह रहे हैं।
लेकिन उसकी जो कजिन है सीलिया जिसका नाम है, जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, वो बहुत कोशिश करती है रोजलिंड को खुश करने की, और कहती है मैं तुमसे वायदा करती हूँ कि जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी ना ड्यूक फ्रेडरिक की, तो मैं अपना सारा राज्य तुम्हें दे दूंगी। रोजलिंड ये भी कहती है। रोजलिंड को थोड़ा अच्छा लगता है अपनी कजिन से ऐसी बातें सुनकर, और दोनों कजिन्स खूब प्यार से बातें करते हैं, फॉर्च्यून भाग्य के बारे में बातें करते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं, और कहते हैं भाग्य और नेचर कैसे इंसानों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी बातें उनके बीच में होती हैं। तभी दरबार का एक फूल है जो टच स्टोन है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी में आपने फीस्ट डे को देखा है। तो वैसे ही टच स्टोन इसमें फूल का रोल प्ले करता है, और बहुत बिटी कैरेक्टर है ये भी। यहाँ पर टच स्टोन जो कोर्ट का फूल रहता है वो आता है और अपने बिटी रिमार्क से, जोक से सबका एंटरटेनमेंट करता है। एक दरबारी रहता है वहां पर जिसका नाम रहता है लो व्यू, वो भी वहां पर आता है और बताता है कि रेसलिंग मैच होना तय हो गया है। एक बहुत फेमस हमारा जो रेसलर है चार्ल्स, इस कोर्ट का रेसलर है, और एक यंग चैलेंजर है कोई जिसने चैलेंज कर डाला है चार्ल्स को कुश्ती लड़ने के लिए। उनके बीच में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बढ़िया मैच कुश्ती होने वाली है। अब ध्यान दीजिए, ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं वो आते हैं अपने कोर्ट में, अपने मेंबर्स के साथ आकर बैठते हैं, और वो कहते हैं कि ये फाइट बहुत डेंजरस होने वाली है। रोजलिंड और सीलिया से ये भी कहते हैं कि एक काम करो, ये जो यंग रेसलर आया है, जो चार्ल्स को, हमारे कोर्ट के रेसलर को चैलेंज कर रहा है, इससे रिक्वेस्ट करो, इसे मनाओ कि ये लड़ाई लड़ने को मना कर दे, नहीं तो इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। रोजलिंड और सीलिया दोनों बातें करते हैं उस यंग रेसलर से। पता लगता है उसका नाम है ऑरलैंडो। वो बहुत कोशिश करते हैं उसको रोकने की, लेकिन ऑरलैंडो मना कर देता है। कहता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इस कुश्ती के मैच को लड़ूंगा जरूर। अब ध्यान दीजिएगा, मैच स्टार्ट होता है। ऑरलैंडो बहुत आसानी से अपनी स्किल्स के साथ कोर्ट के रेसलर चार्ल्स को हरा देता है। ड्यूक फ्रेडरिक को आश्चर्य हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया। वो ऑरलैंडो को बुलाते हैं और उसका परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो। ऑरलैंडो बताता है कि वह सर रोलैंड डुबॉइस का बेटा है। अब ड्यूक जैसे ही सुनते हैं कि वह सर रोलैंड डुबॉइस का बेटा है, ड्यूक थोड़े से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सर रोलैंड जो उसके फादर थे उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे ड्यूक फ्रेडरिक के। सर रोलैंड ड्यूक सीनियर के अच्छे मित्र थे। तो रोलैंड और सीलिया अब ऑरलैंडो के पास आते हैं, उसे कांग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, और रोजलिंड बताती है उसे बहुत अच्छे से कि मेरे फादर जो थे, आपके फादर सर रोलैंड के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे आपके फादर का। इस मीटिंग के दौरान ऑरलैंडो और रोजलिंड एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं, और इसकी कैसे ये सिंबल्स निकल कर आते हैं मैं आपको बताऊं। रोजलिंड जो है खुश होकर अपनी चेन निकालती है अपनी नेक से, और ऑरलैंडो को गिफ्ट एज ए टोकन ऑफ लव देती है। कहती है जेंटलमैन वेयर दिस फॉर मी, मेरे लिए इसे पहन लो। और ये लक है एक मेरा जो तुम्हारे साथ रहेगा आज के बाद। लेकिन दोनों में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, ना ही रोजलिंड ऑरलैंडो के लिए, ना ही ऑरलैंडो रोजलिंड के लिए। तो ध्यान दीजिए, इन लाइंस में जो चेन है एक पर्सनल गिफ्ट है उसका, जो उसका अपना है। कहता है ये मेरे फॉर्चून, ये मेरा अपना गिफ्ट है, चेन जो मैं आपको दे रही हूं, ये रुपए पैसे से या मेरी रैंक से नहीं जुड़ा है। ये रोजलिंड का पहला डायरेक्ट और फिजिकल टोकन है लव का ऑरलैंडो के लिए। ये ऑरलैंडो की लाइंस है। जब सीलिया और वो सब चले जाते हैं वहां से रोजलिंड, तब ऑरलैंडो के मन में कौन सी इमोशंस चल रही हैं वो ये लाइंस बताती हैं। ऑरलैंडो कहता है व्हाट पैशन हैंग्स दीज बीट्स अपॉन माई टंग, कौन सी बात ऐसी है जो मेरी ब्रेन में इतनी हावी हो गई है कि मेरी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। आई कैन नॉट स्पीक टू हर, मैं चाहता था उससे बोलूं, रोजलिंड भी चाहती थी मैं उससे बात करूं, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। पता नहीं, सी अर्ज्ड कॉन्फ्रेंस, वह चाहती थी बात करना, रिक्वेस्ट भी कर रही थी, उसका व्यवहार भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ओह पुअर ऑरलैंडो। ऐसा लगता है
भले ही मैं कुश्ती के मैदान में जीत गया हूं, पर यहाँ किसी ने मुझे पटक नहीं दे दी है, किसी ने हरा दिया है मुझे। और समथिंग वीकर मास्टर दी, किसी ऐसे इंसान ने हरा दिया है जो बहुत कमजोर है, शायद प्यार में मैं हार गया हूं। ऐसा ऑरलैंडो कन्फेस करता है इनडायरेक्टली अपने प्यार को। इसके बाद में रोजलिंड और सीलिया वहां से चले जाते हैं। जो लो व्यू है, जो कोर्ट का एक कोर्टियर है, दरबारी है वहीं पर, वो ऑरलैंडो के पास आता है और कहता है ड्यूक फ्रेडरिक तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं तुम्हारे फादर के बारे में सुनकर। ऐसा हो सकता है वो तुम्हें कोई पनिशमेंट या सजा दे दें, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें, इसलिए जल्दी ही यहां से चले जाओ। ऑरलैंडो तुरंत कोर्ट से चला जाता है ताकि ड्यूक के गुस्से से बच सके। ये हमने एक्ट 2 की कहानी, एक्ट 1 और सीन 2 की कहानी देखी। इसमें हमने रोजलिन, सीलिया के बारे में जाना, ड्यूक फ्रेडरिक के बारे में जाना, हमने ऑरलैंडो के फादर के बारे में जाना, और हमने ये जाना कि कैसे रोजलिन ऑरलैंडो के लिए अफेक्शन मन में रखती है, और कैसे ऑरलैंडो रोजलिन के लिए ही फॉल्स इन लव विद रोजलिन। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये सीन हमें ये भी बताता है शेक्सपियर कॉमेडीज़ के बारे में कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में, रोमांटिक कॉमेडीज़ में, लव इज़ ऑलवेज एट फर्स्ट साइट, प्यार हमेशा पहली नज़र में होता है। जैसा कि रोजलिन महसूस करती है ऑरलैंडो को देखकर, और वैसा ही ऑरलैंडो महसूस करता है रोजलिन को देखकर। अब एक्ट 1 सीन 3 स्टार्ट होता है। इस सीन में रोजलिन जो है वो बहुत प्यार करने लगी है ऑरलैंडो के साथ, और लगातार उसी के बारे में सोचती रहती है। सीलिया को बड़ा आश्चर्य है कि रोजलिन हैज फॉलन इन लव विद ऑरलैंडो सो क्विकली। तभी क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्से में है, वो वहां आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं रोजलिन से, कहते हैं यू लीव दिस कोर्ट एट वंस, तुम मेरे दरबार को छोड़कर तुरंत चली जाओ, इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, उस रोजलिन से कहते हैं, और कहते हैं अगर तुम मेरे दरबार की, मेरे राज्य की सीमा में दिखाई दिए यहां आसपास कहीं, तो तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा, इसलिए तुम तुरंत इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। अब रोजलिन बहुत कंफ्यूज्ड है, वो रिक्वेस्ट करती कि मुझे ये तो बताओ मैंने गलत क्या किया है। तभी ड्यूक कहते हैं कि तुम्हारा एक ही क्राइम है, वो ये है कि तुम ड्यूक सीने मेरे बड़े भाई की बेटी हो, तुम्हारा यही सबसे बड़ा क्राइम है। सीलिया बहुत इमोशनल हो जाती है, अपनी कजिन की के फेवर में कुछ बोलती है और अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट्स करती है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक अपना डिसीजन बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वो रोजलिन की इंसल्ट करते हैं और अपनी बेटी को कन्विंस करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा तुम इस रोजलिन से दूर रहो। सीलिया तभी बोलती है कि रोजलिन, अगर तुम इस देश से निकाली जा रही हो, अगर तुम्हें राज्य से निकाला जाता है, तो मैं भी इस दरबार को छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो दोनों कजिन्स डिसाइड कर लेती हैं कि हम इस राज्य को छोड़ देंगे और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाएंगे, जहां हमारे ड्यूक सीनियर रहते हैं, रोजलिन के फादर, और वहीं उनको खोजेंगे जाकर उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। हालांकि रोजलिन बहुत अच्छे से जानती है कि घर के बाहर जाना दो औरतों के लिए बहुत डेंजरस होगा, अकेले यात्रा करना बहुत डेंजरस होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं हम अपना वेश बदल लेंगे और वेश बदल कर जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। रोजलिन कहती है ये बताओ हम जाएंगे कहां? तो सीलिया कहती है वहां चलेंगे जहां हमारे अंकल अर्थात ड्यूक सीनियर रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो रोजलिन कहती है कितने दुख की बात है कि हम जब वहां जाएंगे तो हमें कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और इतना दूर ट्रैवल करेंगे अकेले, सोचो कितना हमारे लिए खतरा रहेगा। और ये लाइन बहुत फेमस है, कहती है ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। जो थीव्स होते हैं ना, लुटेरे होते हैं, वो गोल्ड को देखकर, आभूषणों को देखकर, पैसे को देखकर, रुपए पैसे को देखकर, सोना चांदी को देखकर जितना तेजी से आकर्षित होते हैं, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल वीमन के लिए खतरा रहता है घर के बाहर। इनडायरेक्टली वो तुलना करती है। तो ब्यूटी जो है वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है रुपए पैसे से, इसलिए हमारे लिए ज्यादा खतरा रहेगा। तो क्या करते हैं वो अपने साथ, सीलिया प्लान करती है कि एक काम करते हैं, मैं एक पुअर शेफर्डेस बन जाती हूँ। शेफर्ड वो जो कि शीप वगैरह को चराते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो कहते हैं मैं एक लेडी बन जाती हूँ, गांव की शेफर्डेस, और मैं अपना नाम रख लेती हूँ एलियना। रोजलिन कहती है देखो मैं तुमसे बहुत टॉल हूँ,
और चूंकि मैं टॉल हूं तो मैं मेल बन जाती हूँ, मैन का वेश धारण कर लेती हूँ डिस्गाइज करके, और मैं अपना नाम गैनीमीड रख लेती हूँ। ध्यान दीजिए, रोजलिंड कहती है आई एम मोर देन कॉमन टॉल, मैं सामान्य से ज्यादा लंबी हूं, तो मैं मैन बन जाऊंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा कहती है। ये इसी लाइंस का एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ कि रोजलिंड कहती है कि मैं जो हूं एक मैन के रूप में अपना वेश बदल लूंगी, क्योंकि मैं टॉल हूं अधिकतर वीमेन से, तो मेरे लिए मैन की तरह ड्रेसअप करना ज़्यादा आसान रहेगा। और मैं एक काम करूंगी, वेपन्स भी रख लूंगी, तलवार भी लगा लूंगी अपने पास में, एक भाला भी रख लूंगी, ताकि लोग समझें मुझे कि मैं मैन हूं। हालांकि अंदर से मैं वूमन हूं, तो मैं डरती रहूंगी अपने मन में, लेकिन मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगी मैं बहुत बोल्ड हूं। वो बताती है कि बहुत सारे लोग अंदर से कमजोर होते हैं लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, वैसा ही मैं भी करूंगी। वो साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि ये काम करते हैं हम लोग की सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रोडक्शन के लिए, कि अपनी कंपनी में ये टचस्टोन जो कोट का फूल है इसको भी ले चलते हैं, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, हेल्प करेगा ये हमारी वहां पर बहुत। ये एक्ट 1 यहां पर समाप्त हो जाता है। अब एक्ट 2 सीन 1। एक्ट 1 का एक्शन आपने देखा कि वो कोर्ट में है, ड्यूक के कोर्ट में है, लेकिन एक्ट 2 का जितना भी एक्शन है एक्ट 2 के बाद वो अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इस कॉमेडी की सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ही आंसर होता है, क्योंकि मेजर एक्शन इस ड्रामा का जो भी है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में शुरू होता है, यहां पर दिखाया है ड्यूक सीनियर जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया है, वो बातें कर रहे हैं अपने साथियों के साथ में बैठकर एक नए जीवन के बारे में जो प्रकृति की गोद में उन्हें मिला है। वो कहते हैं कि इस जंगल में जो जीवन है वो कहीं ज्यादा अच्छा है उस फॉल्स और दिखावटी जीवन से जो वो अब तक दरबार में जी रहे थे। वो ये भी बताते हैं साथ में कि ये फॉरेस्ट में जीवन बहुत पीसफुल है और यहाँ किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, बस थोड़ी सी समस्याएं हैं कि जब सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पर, इतना ही बस डिफरेंस है। ड्यूक सीनियर ये बिलीव करते हैं कि नेचर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, जीवन के बहुत बहुमूल्य लेसन सीख देकर जाता है नेचर। वो कहते हैं कि ये पेड़ जो हैं, नदियां जो हैं, धाराएं, पत्थर, पहाड़ जो भी हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और वो हर चीज में अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं उस जंगल में। उनका एक फॉलोअर है साथ में आया है, उसका नाम है लॉर्ड एमियंस। वो भी कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। ड्यूक कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग डियर को हंट करते हैं इस जंगल में, खाने के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें दुख भी होता है एनिमल्स के लिए कि उन्हें अब एनिमल्स की जान लेनी पड़ रही है, क्योंकि एनिमल्स तो अपने घर में हैं, उनके घर में तो वो घुस कर आए हैं। तभी एक और लॉर्ड है उनके साथ में वहां पर, जो उनके साथ है जंगल में, उसका नाम है जेक्स। ध्यान दीजिएगा ये जेक्स डिफरेंट है, ये वो जेक्स नहीं है जो ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच वाला भाई है। ये जेक्स है, ये मेलनकली कैरेक्टर है, ये फॉरेस्ट में रहता है और ये स्वभाव से ही उदास व्यक्ति है, दुखी रहने वाला व्यक्ति है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी जेक्स के बारे में पूछा जाएगा जो कि एक मेलनकली कैरेक्टर है। ही इज सेड बाई टेम्परामेंट। वो जहां चाहे खुशी की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, चीयरफुल बातें हो, वो उनमें दुख ढूंढ ही लेता है, ऐसा उसका नेचर है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपका नजरिया है देखने का, आप कैसे देखते हैं। तो जेक्स जो है, दूसरा लॉर्ड बताता है, कहता है जेक्स को भी ऐसा ही लगता है कि ये जानवरों को मारना बहुत दुखी वाली बात है। वो कहता है कि आपके छोटे भाई ने आपका राज्य हड़प लिया, लेकिन आप ड्यूक सीनियर हैं और आपने यहाँ जंगल में इन जानवरों के राज्य को हड़प लिया है, क्योंकि अब आप उनके राज्य में रहते हैं, जानवरों के राज्य में रहते हैं। ये राज्य, ये जंगल इन जानवरों का है। ड्यूक सीनियर इसकी बात पर हंसने लगते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मुझे जेक्स के साथ बातें करना, आर्ग्यूमेंट्स करना बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने साथियों से कहते हैं कि ऐसा करो, अच्छा जेक्स को बुला कर लाओ। जेक्स है कहाँ? एक चीज और ध्यान दीजिए, हम इसे भले ही जेक्स कहते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है जेक्वीज करके है, जेक्वीज।
ड्यूक सीनियर की लाइन है ये, यहीं फॉरेस्ट में अपने साथियों के साथ में, जो बहुत फेमस लाइन्स हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कष्ट के परिणाम मधुर होते हैं। कहते हैं हम जंगल में हैं, मानते हैं यहाँ तकलीफें हैं, लेकिन इसके परिणाम अच्छे ही होंगे, हमें कम से कम शांति तो मिल गई है। वो राज्य की जो समस्याएं थीं, प्रॉब्लम्स थीं, अब एटलीस्ट हम उनसे बहुत दूर हैं। कहते हैं कि टोड जो है, मेढक होता है एक तरीके का, वो देखने में भले ही कितना गंदा और जहर वाला क्यों नहीं लगता है, लेकिन उसके पास भी अच्छाई होती है। ऐसा कहा जाता है, मैंने कहानियों में सुना है, कि उसके सिर पर एक बहुत कीमती आभूषण जड़ा रहता था। तो वैसे ही हम भले ही जंगल में हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ सुख और सुविधाएं जरूर हैं, ऐसा कहते हैं। फिर वापस कहानी कोर्ट में चली जाती है। ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि रोजलिन और उनकी बेटी सीलिया और टचस्टोन सब गायब हैं। उन्हें बहुत शौक लगता है ये जानकर कि वो कैसे राज्य से चले गए, किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं जाते हुए। एक लॉर्ड उन्हीं के दरबार का एक रिपोर्ट देता है आकर, कहता है मैंने सुना है कि रोजलिंड और सीलिया ऑरलैंडो के बारे में बातें कर रहे थे। वो ये भी कहता है कि ऑरलैंडो हो सकता है उनके साथ गया। ड्यूक फ्रेडरिक तुरंत ही उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ आप तुम सही कह रहे हो। वो तुरंत ही ऑर्डर देते हैं कि ऑरलैंडो को ढूंढ कर लाया जाए। वो ये भी आज्ञा देते हैं कि ओलिवर को ढूंढा जाए और उनके भाई के पास जाया जाए और भाई से कहा जाए कि वो उसे वापस लेकर आए। एक्ट 2 सीन 3। ऑरलैंडो अपने घर वापस जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है अब एडम के साथ। अपनी कुश्ती का मैच जीतने के बाद ऑरलैंडो अपने घर गया है और वहां बाहर ही उसे एडम मिल जाता है, जो कि उनका बहुत फेथफुल सर्वेंट है, ओल्ड एज में है। एडम ने पहले ही सुन लिया था कि ऑरलैंडो ने कुश्ती का मैच जीत लिया है और अब उसे डर है कि अब ऑरलैंडो का जीवन और खतरे में पड़ जाएगा। एडम ऑरलैंडो से मिलता है, उसे वार्निंग देता है कि घर में मत जाओ ओलिवर के। कहता है ओलिवर ने प्लानिंग बना ली है कि जहां तुम रहते हो, जिस कमरे में जहां तुम सोते हो, वो तुम्हें मार देगा, आग लगा देगा वहां पर, कहता है। अब ऑरलैंडो को बहुत निराशा होती है कि मेरा भाई ऐसा कर रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि अब उसे क्रिमिनल की तरह बेघर वाला जीवन गुजारना पड़ेगा। उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, अब उसे जंगल में रहना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, जो क्रिमिनल्स होते थे वो छुपने के लिए जंगल में रहा करते थे। एडम कहता है तुम परेशान ना हो, मैंने अपने जीवन में जो भी सेविंग्स की हैं, जो भी कमाया है, जो भी बचा कर रखा है, वो तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास है। ऑरलैंडो बहुत प्रभावित हो जाता है उसकी लॉयल्टी के साथ में, और एडम एक ही बात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और ऑरलैंडो एग्री हो जाता है कि ठीक है। अब वो दोनों तय करते हैं कि चलो यहाँ से बचकर भाग जाते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं और अपने को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। देखिए एडम ऑरलैंडो से कहता है देयरफॉर माई एज इज एज लस्टी विंटर फ्रॉस्टी बट काइंडली। कहता है भले ही मेरी एज दिसंबर की तरह है, साल खत्म हो रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अलग बात है, और मैं बहुत ठंडा हूँ, अब उतना पावरफुल, उतना इमोशंस, उतना सब नहीं है बॉडी में, लेकिन मैं फिर भी आई एम वेरी काइंड, और मैं चाहूँगा तो मुझे अपने साथ ले चलो, ऐसा कहता है। कहता मैं दिखने में भले ही बूढ़ा लगता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बची है, जीवन जीने की इच्छा भी है, क्योंकि मैंने यूथ में, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को शराब वगैरह के नशे में नहीं डुबोया था, इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत और शरीर में स्टेमिना भी बाकी है, ऐसा कहता है। ये लाइंस का एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ लिखा है कि एडम एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि हालांकि वह बूढ़ा जरूर लगता है, लेकिन आप उसे इतना कमजोर ना समझें, वह स्ट्रांग और हेल्दी है। वो कहता है कि उसने यूथ एज में कभी भी एल्कोहल को बहुत ज्यादा नहीं पिया, और इसीलिए उसकी बॉडी उतनी कमजोर नहीं है। वो बहुत केयरफुल तरीके से अपना जीवन जिया है, उसने हेल्दी लिविंग पर ध्यान दिया है, इसीलिए ओल्ड एज में उसके पास पावर और स्टेमिना बाकी है। हालांकि उसकी जीवन विंटर सीजन की तरह है, बहुत कोल्ड है, लेकिन वो बहुत जेंटल इंसान है, और एडम को बहुत प्राउड है कि वो अभी भी स्ट्रांग है और बुढ़ापा होने के बावजूद भी उसके पास स्ट्रेंथ बाकी है। अब ये सीन है, रोजलैंड, सीलिया और टचस्टोन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच गए हैं। एक्ट 2 सीन 4। वो बहुत सुरक्षित वहां पहुंच गए हैं, लेकिन टायर्ड हैं और बहुत हंग्री हैं।
सब बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तभी उन्हें दो शेफर्ड्स मिलते हैं, सिल्वियस और कोरिन। कोरिन एक बूढ़ा शेफर्ड है वहां पर, और जो बहुत नॉलेजेबल है, अच्छा इंसान है। सिल्वियस है, ये एक यंग शेफर्ड है जो एक वहां पर शेफर्डेस रहती है फिबी, फिबी से प्यार करता है। और ये दोनों, कोरिन और सिल्वियस, वही बातें कर रहे हैं। सिल्वियस अपने प्यार के बारे में बता रहा है कोरिन को कि वह फिबी को कितना प्यार करता है। सिल्वियस बहुत ज्यादा प्यार करता है एक शेफर्डेस को, उसका नाम रहता है फिबी, और पैशनेटली उसके बारे में सब बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स वगैरह के बारे में। कोरिन थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, बहुत अनुभव है उसे, वो सलाह देता है उसे, सिल्वियस को, लेकिन सिल्वियस सुनता नहीं है, उसकी बात को उठकर चला जाता है। सिल्वियस कोरिन को बताता है, कहता है, thou didst then never love so heartily, if thou remembered रेस्ट नॉट द स्लाइटेस्ट फॉली। ध्यान दीजिए, वो कहता है बहुत ऐसे, कहते तुम क्या जानो प्यार में कैसी इमोशंस फीलिंग्स आती हैं, तुम कहते हो कि मेरी प्यार में जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो स्टूपिडिटी है, मूर्खता है। तो कहते हैं दुनिया में एक ऐसा इंसान बताओ जिसने प्यार किया हो और बुद्धिमानी भी दिखाई। कहते हैं प्यार में मूर्खता है तो सब करते हैं, वो तो नेचर ही है लव का, कि फॉली करना, मिस्टेक्स करना, ये सब करना। कहता तुम क्या जानो, दो हैज नॉट लव, तुमने तो प्यार किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्या अनुभव है उन चीजों का। इस स्पीच में सिल्वियस कोरिन को सीधे सीधे बताता है कि तुमने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। वो ये भी बताता है कोरिन को कि तुम नहीं याद कर सकते कि छोटे छोटे से फूलिश एक्ट्स जो रहते हैं वो प्यार में हो ही जाते हैं, और वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जो प्यार में नहीं है। सिल्वियस कहता है कि जो रियल लव है वो लोगों को फूलिश बना ही देता है, कभी ना कभी मूर्खता की घटनाएं उनसे हो ही जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसी फूलिशनेस प्यार में नहीं होगी ना तो प्यार जेन्युइन नहीं है, ऐसा कहता है, अपनी फिलॉसफी देता है। अब वहां पर रोजलिंड, सीलिया, टचस्टोन पहुंच जाते हैं उन दोनों के पास में, और कोरिन से बातें करते हैं, जो कि सीनियर है, समझदार है, और उससे पूछते हैं ये बताओ हमें खाना कैसे मिलेगा, रहने को कैसे मिलेगा, कहीं जगह कहाँ मिलेगी रहने को। कोरिन कहता है कि मेरे मास्टर का एक छोटा सा फार्म है, मेरे मालिक का, उनकी एक झोपड़ी है छोटी सी, वो बिकने को तैयार है, उन्हें चाहे तो आप खरीद सकते हैं। रोजलिंड और सीलिया तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं ताकि हम सुरक्षित रूप से इस जंगल में वहां पर रह सकते हैं। अब एक्ट 2 सीन 5 स्टार्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। लॉर्ड एमियंस जो कि ड्यूक सीनियर के साथ रहते हैं, वो जेक्स के साथ, जो मेलनकरी कैरेक्टर है, उसके साथ घूम रहे हैं, और एक बहुत चीयरफुल हंसमुख वाला गाना गाता है एमियंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। ये सॉन्ग बहुत फेमस है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड डांस हिज मैरी नोट। यहाँ जंगल में आ जाओ, पेड़ों को नीचे लेटते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ प्यार बहुत इनरिच होता है, और यहाँ बर्ड्स के सॉन्ग्स बहते हैं, ये वो ऐसे करके बातें कर रहा है। यहाँ जंगल में हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, बस केवल थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगती है, मौसम जब खराब होता है तो बस थोड़ा सा परेशानी होती है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। ये वाला सॉन्ग, ये सॉन्ग इनवाइट करता है लोगों के लिए, कहता है आओ अच्छे से यहाँ जंगल में रहते हैं, पेड़ों के बीच में, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी पड़ती है, मौसम खराब होता है तो तकलीफें होती हैं। जेक्स एंजॉय करता है उसके सॉन्ग को, और एमियन से कहता है और गाओ। एमियन शुरू में हेजिटेट करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो जेक्स, उसका स्वभाव ही सैड होने का है, तो मेरा सॉन्ग सुनकर जेक्स हो सकता है और सैड हो जाए, लेकिन जेक्स रिक्वेस्ट करता है नहीं गाओ। जबकि जो अदर लॉर्ड्स हैं वहां पर, वो ड्यूक सीनियर के लिए खाना तैयार करते हैं, एमियंस उन सब के साथ मिलकर ये गाना गाता है, और वही गाना है जो आगे बढ़ता जाता है। व्हाट डथ एम्बिशन शन एंड लव्स टू लिव इन विद द सन, सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विद द व्हाट ही गेट्स, कम इधर कम इधर कम इधर। अपनी एम्बिशंस वगैरह को छोड़ दो और यहाँ पर चले आओ जंगल में, यहाँ पर रहते हैं, सब साथ में रहते हैं और एंजॉय करते हैं। तो वो यही बात कहते हैं उसमें, कहते हैं जीवन को पीसफुल तरीके से जीना है, सिंपल तरीके से जीना है, तो यहाँ आ जाओ शेफर्ड्स के बीच में, जिस शेफर्ड रहते हैं, यहाँ एम्बिशंस नहीं है, कुछ बनने की चाहत नहीं, उसे छोड़ सकते हो तब यहाँ आओ। वो कहते हैं एक व्यक्ति जो अपनी पावर, फेम, सब कुछ छोड़ देता है, वहीं आउटडोर यहाँ जंगल में आकर एंजॉय कर सकता है सनलाइट में, और यहाँ खाना है, सब कुछ है, अब जीवन में बहुत खुश रहोगे, जो यहाँ आएगा वो चला आए।
ऐसे पर्सन को यहाँ किसी दुश्मन की किसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मौसम के चैलेंजेस हैं, बैड वेदर के चैलेंजेस हैं और कुछ नहीं। ऐसा गीत गाता है उसी को। जेक्स इसके बाद में कहता मैं जो गीत लिखता है ना, मेरे पास एक गीत है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है ट्यून में। उसके सॉन्ग में वह लोग की मजाक बनाता है जो कंफर्टेबल जीवन को छोड़कर यहाँ चले आए। वो ड्यूक्स वगैरह है ना, ड्यूक हैं और लॉर्ड्स हैं, वो अपने राज्य की खुशहाल जिंदगी, कंफर्टेबल जिंदगी छोड़ के वहां जंगल में चले आए, उनके ऊपर हंसता है अपने गीत में। और कहता है अपना बैल रुपया पैसा सब छोड़कर यहाँ जंगल में रहने चले आए हैं। इसके बाद में एमियंस जाता है, कहता है ड्यूक सीनियर को बुलाकर लाते हैं, डिनर का समय हो गया है। एक्ट 2 सीन 6, ऑरलैंडो और उसका ओल्ड सर्वेंट जिसका नाम है एडम, ये फॉरेस्ट में आ जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाते हैं। एडम बहुत थक गया है और कमजोर महसूस कर रहा है क्योंकि उसे भूख बहुत लग रही है और उसे ऐसा लगता है जैसे जल्दी ही उसकी इस भूख से मौत होने वाली है। अब ऑरलैंडो प्रॉमिस करता है, कहता है एडम से कि तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन खाना ढूंढने के लिए जाने से पहले ऑरलैंडो एडम को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है उस कोल्ड एयर से बचने के लिए। वह एडम को उठाता है और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। इसके बाद में ऑरलैंडो खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन जो है सीन 7, इसमें दिखाया गया है कि ड्यूक सीनियर अपने लॉर्ड्स के साथ एक कैंप लगाए हुए हैं और उन्हें पता लगता है कि जेक्स कहीं चला गया है, जो मेलनकरी कैरेक्टर है। तभी एक लॉर्ड कहता है कि जेक्स को उसने देखा था बहुत हैप्पी मूड में, और ड्यूक को चिंता हो जाती है कि जेक्स और हैप्पी मूड में। कहते हैं ये तो अनयूजुअल है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ऐसा पर्सन है सो सैड बाय नेचर, स्वभाव से ही उदास रहने वाला व्यक्ति है। तभी जेक्स जो है तुरंत वहां आ जाता है और बताता है कि जंगल में उसकी मुलाकात एक फूल से हुई थी, वो और कोई नहीं टचस्टोनी था। कहता है वो फूल बहुत क्लेवर था, उसके रिमार्क्स जो जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में थे, उनको सुनकर मैं खुश हो गया। जेक्स जब ऐसा कहता है, वो ये भी कहता है मैं भी चाहता हूं कि फूल बन जाऊं, उस फूल की तरह ही बिहेव करूं, क्योंकि फूल को ये राइट मिला हुआ होता है कि वह लोगों की कमियों को क्रिटिसाइज कर सकता है और ऐसा करके वह दुनिया में लोगों को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ड्यूक सीनियर कहते हैं क्रिटिसाइजिंग अदर्स इज ऑल्सो ए फॉल्ट। दूसरों की आलोचना करना भी तो गलती ही है ना, ये भी तो मिस्टेक ही है, ये भी तो क्राइम ही है। और जेक्स से कहते हैं तुम तो पहले ही बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे पाप कर चुके हो। सडनली जो है, अर्थात तुम पहले ही बहुत लोगों की आलोचना कर चुके हो, तुम्हारा नेचर ही आलोचना करने वाला है। तभी ऑरलैंडो वहां आ जाता है, एक तलवार निकाल लेता है अपनी, क्योंकि सब खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, और कहता है ये खाना मुझे दे दो। ड्यूक सीनियर बहुत शांत स्वभाव से उससे कुछ पूछते हैं और समझ जाते हैं कि ऑरलैंडो इस समय परेशान है। वो वास्तव में ऐसा है नहीं, रूड नहीं है, अनसिविलाइज नहीं है, लड़ाका नहीं है। ऑरलैंडो एक्सप्लेन करके बताता है, कहता है मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं। और ड्यूक बहुत दयापूर्वक उसे इनवाइट करते हैं कि आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। कहता है मैं जाता हूं, अपने साथी एडम को लेकर आता हूं। जब वह जाता है तो जेक्स एक बहुत फेमस स्पीच डिलीवर करता है और कहता है ये दुनिया एक रंगमंच की तरह है, और ये स्पीच सब ने पढ़ी होगी। ये 9th में सीबीएसई बोर्ड में चलती थी और उसका नाम था 7 एजेस ऑफ मैन। ये पोइम के रूप में प्रेस्क्राइब थी सिलेबस में। कहता है दुनिया एक रंगमंच है और सभी जो मैन वुमन हैं वो एक्टर्स की तरह हैं, आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और 7 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है और एग्जिट हो जाता है उनका इस जीवन से। ये लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन ओनली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। ये एग्जिट्स का मतलब है डेथ और एंट्रेंस का मतलब होता है बर्थ। और एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, 7 एजेस से गुजरता है, 7 स्टेजेस से गुजरता है। अब वो कौन कौन से 7 स्टेजेस हैं मैं आपको ये छोटे में बता दूं यहाँ पर, चूंकि पूरी पोएम मैंने यहाँ पर लिखी है। इस फेमस स्पीच में जेक्स कंपेयर करता है जीवन को एक रंगमंच के साथ। वो कहता है इस दुनिया में हर व्यक्ति एक्टर है स्टेज के ऊपर,
और सबको एंट्रेंस और एग्जिट से गुजरना ही है। सबका जन्म होना तय है, सबकी डेथ होना तय है। और कहते हैं जीवन के दौरान हर व्यक्ति अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। 7 डिफरेंट रोल्स की बात करता है, इसी को 7 एजेस कहता है। सबसे पहले हम बेबी होते हैं, जन्म के बाद में रोते रहते हैं, हम हेल्पलेस होते हैं। उसके बाद में हम स्कूल बॉयज बनते हैं, सेकंड स्टेज है। और हम अनहैप्पी टू गो टू स्कूल, बस हमें कोई जबरदस्ती स्कूल लेकर जाता है, हमारा जाने का मन नहीं करता। फिर थर्ड स्टेज आती है और हम लवर का रोल प्ले करते हैं, हमारे मन में इमोशंस होती हैं, पैशंस होती हैं। उसके बाद में फोर्थ स्टेज में हम सोल्जर्स बन जाते हैं, हम बहुत ब्रेव होते हैं, सम्मान चाहते हैं, समाज में रेपुटेशन चाहते हैं। उसके बाद में अगली स्टेज आती है जब हम एडल्ट की तरह हो जाते हैं और हम जजेस की तरह हो जाते हैं, हम हर बात पर डिसीजन देते हैं, हम बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। फिर अगली स्टेज आ जाती है 6 स्टेज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी फ्रेल हो जाती है, हम बहुत सिली दिखने लगते हैं, हमारे शरीर से स्ट्रेंथ चली जाती है। और जब अंतिम स्टेज आती है 7 स्टेज, तो हम एक्सट्रीमली ओल्ड हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड चाइल्डहुड कहा है उसने, एक्सट्रीम ओल्ड एज को। और कहता है ये वो एज है जब हम सांस टीथ, ऊपर एक लाइन है मैं आपको बताऊं, कहता है जब सबसे मियर ऑब्लिवियन, हम सब भूल जाते हैं, मेमोरी साथ देना छोड़ जाती है। और इस एज को सेकंड चाइल्डनेस कहा है। फिर हम बच्चे की तरह हो जाते हैं, मेमोरी चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता। सांस फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है विदाउट। इस एज में हम विदाउट टीथ, हमारे दांत गिर जाते हैं, विदाउट आइज, आंखों की रोशनी चली जाती है, विदाउट टेस्ट, टेस्ट चला जाता है चीजों में से, सांस, एवरीथिंग सब खत्म हो जाता है। ये 7 स्टेजेस बताई हैं उसने, बहुत फेमस लाइंस हैं। और ध्यान रखिएगा किसने बोला है ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये उसी मेलनकली कैरेक्टर जेक्स की स्पीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी। ऑरलैंडो वापस आता है एडम को लेकर, सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। ड्यूक सीनियर को महसूस होता है कि ऑरलैंडो उनके फ्रेंड सर रोलैंड डुबॉइस का बेटा है, अब उसका वेलकम करते हैं। एमियंस फिर वहां पर गाना गाता है, और ये भी बड़ी फेमस लाइंस हैं, ब्लो ब्लो दो वेस्ट विंटर विंड, दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड। कहते हैं हवाओं से, कहता है विंटर विंड से, कहता है तुम बहो, तुम्हारी जो ठंडी हवाएं हैं वो शरीर को उतना नहीं चुभ रही हैं, उतनी खराब नहीं लग रही हैं जितना इंसान का एहसान फरामोश होना। उसके साथ एहसान करो, वो एहसान को भूल जाए, ये जितना चुभता है। वो ड्यूक के अपने छोटे भाई के लिए कह रहा है, छोटे भाई के लिए सब कुछ किया होगा ड्यूक ने, और सोचिए वो कितना एहसान फरामोश हो गया है। इंसान आजकल ऐसे हो गए हैं कि उनका इनग्रेटिट्यूड वाला जो नेचर है ये ज्यादा चुभता है। इन हवाओं के ठंडे होने से क्या चुभन है, ये तो तुम बहो, तुमसे कोई परेशानी नहीं, कहता है हवाओं से। कहता है तुम्हारा जो टूथ है, तुम्हारे जो ठंडी हवाएं हैं वो उतना नहीं चुभती हैं। इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, वो ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड की बात करता है, इंसान की एहसान फरामोशी की बात करता है कि लोगों के साथ आप फेवर करते हैं पर वो भूल जाते हैं, आपकी दया को भूल जाते हैं जब मौका आता है तो, और उनका व्यवहार बहुत रफ हो जाता है। ये बताता है अपनी इस स्पीच में, अपने सॉन्ग में। तो एमियंस के सॉन्ग्स भी बहुत फेमस हैं। अब एक्ट 3 सीन 1 आता है, रॉयल कोर्ट का सीन है। ओलिवर जो है, ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को बुला लिया है, जो ऑरलैंडो का बड़ा भाई है। और ड्यूक फ्रेडरिक ने कहा है, वो बताता है ड्यूक फ्रेडरिक को आकर, ओलिवर बड़ा भाई कहता है मैं ऑरलैंडो को खोज नहीं पाया। ड्यूक फ्रेडरिक गुस्सा हो जाते, ओलिवर को डांटते हैं, कहते हैं तुम काम नहीं कर पाए अच्छे से, और कहते हैं ध्यान दो, मेरा ऑर्डर है कि 1 साल के अंदर तुम्हें ऑरलैंडो को ढूंढ कर मेरे सामने लाना है। लेकिन तुम्हें दंड दिया जाता है इसी समय, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे सारे लैंड सब राज्य के हो जाते हैं पनिशमेंट के रूप में, और इन्हें तुम्हें तभी मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी को जब तुम ऑरलैंडो को पकड़कर इस कोर्ट में पेश करोगे। जब ये हार्श डिसीजन सुनता है ओलिवर, तो ओलिवर को बाहर भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है राज्य से। अब वो भी पुअर है, हेल्पलेस है, सारी संपत्ति राज्य ने हड़प ली है। एक्ट 3 सीन 2 स्टार्ट होता है, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की कहानी है। ऑरलैंडो बहुत प्यार करता है रोजेलिंड से, और वो फॉरेस्ट में पहुंच गया है, ड्यूक के साथ रह रहा है, वहीं खाना खा रहा है, एडम उसके साथ में है।
अब चूंकि उसे रोजलिंड के लिए बहुत प्यार है मन में, तो वो सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर देता है और उन गीतों को ट्रीज की लीव्स पर हैंग करना और पत्तियों पर लिख देना अपने गीत को, और जो बार्क होती है, पेड़ की छाल होती है, उस पर कुरेद कुरेद के लिख देना। ऐसे अपने गीत, लव सॉन्ग्स लिखता रहता है। तो ऑरलैंडो बहुत प्यार करता है रोजलिंड से। वह फॉरेस्ट में है, अपनी पोएम्स को हैंग करता रहता है, लव पोएम्स को ट्रीज पर, और अब नेम लिखता रहता है रोजलिंड का पेड़ की छालों पर। वो चाहता है कि हर कोई जान जाए कि मैं कितना प्यार करता हूं और वो कितनी सुंदर है रोजलिंड, और कितनी अच्छी है। तभी कोरिन और टचस्टोन, कोरिन वही ओल्ड शेफर्ड है जो बहुत बुद्धिमान है, और टचस्टोन जो कि साथ में आया है रोजलिंड और सीलिया के, ये फॉरेस्ट में मिलते हैं और बातें करते हैं। वो उस डिफरेंस के बारे में टचस्टोन बताता है कोर्ट का जीवन कैसा है और उसे यहाँ पर आकर जंगल में कैसा महसूस हो रहा है। वो कई सारी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, मैनर्स के ऊपर, बिहेवियर्स के ऊपर, लेकिन वो ऑरलैंडो की पोइम्स जो पेड़ों पर लिखी हुई हैं, लटकी हुई पेड़ों से पत्तियों पर लिखी हुई हैं, उनको नोटिस नहीं करते हैं। तभी रोजलिंड वहां आ जाती है, और रोजलिंड फॉरेस्ट में जब आती है, वो ध्यान दीजिएगा, वो गैनीमीड गैनीमीड के वेशभूषा में है, जो कि मेल की वेशभूषा है, एक पुरुष का वेश बनाए हुए। सी फाइंड्स वन ऑफ ऑरलैंडोज पोइम्स, वह ऑरलैंडो की एक पोइम को देखती है पत्तियों पर और उसे पढ़ती है जोर से। क्योंकि रोजलिंड गैनीमीड की वेशभूषा में है, तो उस पेपर को पढ़ती है जो पेड़ की पत्तियों पर या पेड़ की शाखाओं पर लटक रहे हैं, और कहता है, उसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट नो जूल इज लाइक रोजलिंड। इस दुनिया में पूरब से पश्चिम तक कहीं भी चले जाओ, कोई भी आभूषण इतना सुंदर नहीं है जितना रोजलिंड है। और कहता है, रोजलिंड की सब तारीफ दी है, सब तारीफ की है रोजलिंड की शुरू से लास्ट तक, वो बहुत सुंदर है, वो हमेशा मेरे ब्रेन में रहती है, और कोई भी दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर भी ले आओ तो वो रोजलिंड के सामने ब्लैक हो जाएगी, सुंदर नहीं लगेगी। ऐसी उस पोइम्स में लाइंस लिखी हुई हैं। अब रोजलिंड को नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं। टचस्टोन जो है वो पोइम की मजाक बनाता है, कहता है रोमांटिक पोइट्री की मजाक बनाता है, कहता है ये सिली लाइंस हैं और रूड वर्सेस से किसी अनपढ़ व्यक्ति ने लिखी हैं। और वास्तव में आप जानते हैं कि ऑरलैंडो जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं है बहुत, इसी वजह से उसकी जो लाइंस हैं वो बहुत क्रूड हैं, बहुत सिंपल सी हैं, ऑर्डिनरी हैं, पढ़े लिखों की वाली लैंग्वेज में नहीं लिखा है। तो रोजलिंड स्कोल्ड करती है टचस्टोन की, कहती है तुम किसी का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। सीलिया आती है तभी वहां पर, चूंकि वो भी शेफर्डेस का रोल में है और एक वही फॉरेस्ट की शेफर्डेस के रूप में है, और नाम रखा है उसने एलियाना। उसको भी एक पोइम मिली है, वो उसे जोर जोर से पढ़ती है। अब दोनों एग्री हो जाते हैं, रोजलिंड और सीलिया, कि ये पोइम्स जो हैं पुअरली रिटन, किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखी हैं। लेकिन रोजलिंड अब बहुत जानना चाहती, डेस्परेट है, वेरी एक्साइटेड, कि वो जानना चाहती लिखे किसने, मेरा नाम किसने लिखा है बार बार रोजलिंड रोजलिंड रोजलिंड, कौन हो सकता है। सीलिया चिढ़ाती है रोजलिंड को और बताना नहीं चाहती, डिले करती है। अब रोजलिंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इम्पैशंट, उतावली हो जाती है कि मुझे बताओ तुरंत ही, रेस्टलेस। तभी सीलिया फाइनली बता देती है कि लाइंस ऑरलैंडो ने लिखी हैं, वही पोइट बन गया है। अब रोजलिंड बहुत खुश हो जाती है और बहुत सारे सवाल पूछती है उससे ऑरलैंडो के बारे में। तभी ऑरलैंडो वहां आ जाता है और उसके साथ में है जेक्स, जेक्स वही मेलनकली कैरेक्टर। रोजलिंड और सीलिया दोनों छुप जाते हैं और बातें सुनते हैं दोनों की। ऑरलैंडो और जेक्स एक दूसरे का इंसल्ट करते हैं, क्योंकि जेक्स मेलनकली कैरेक्टर है। जेक्स क्रिटिसाइज करता है रोमांटिक लव को, जबकि ऑरलैंडो जो है जेक्स के कांस्टेंट सैडनेस, लगातार दुखी रहने की मजाक बनाता है। जेक्स गुस्सा जाता है, ऑरलैंडो को अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी रोजलिंड बाहर निकल कर आती है और रोजलिंड गैनीमीड की वेशभूषा में है, लड़के की वेशभूषा में है। वे बातें करती है, पूछती है कि वो व्यक्ति कौन है जो रोजलिंड का नेम बार बार इन ट्रीज पे लिख रहा है इधर उधर। ऑरलैंडो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ रोजलिंड से, मेरी मदद करो, मैंने ही लिखा है ये। रोजलिंड वहां पर थोड़ा सा प्रिटेंड करती है, बहाना करती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, तुम्हें इस प्यार वाली लाइफ में इमोशनली मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ दिला सकती हूँ। वह ऑरलैंडो को बताती है
दैट ही डज नॉट लुक लाइक समवन ट्रूली इन लव। कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम सच्चा प्यार करते हो, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन जब वो बार बार जिद करता है ना, तो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें इस लव लेड लाइफ से बाहर निकालने के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगी तुम्हारी। ऐसा रोजलिंड कहती है। रोजलिंड कहती है ऑरलैंडो से कि देखो तुम्हें एक चीज माननी पड़ेगी कि तुम्हें जो है मेरे लिए प्रपोज करना पड़ेगा, मुझे प्यार का इजहार करना पड़ेगा मेरे सामने, और मुझे तुम्हें रोजलिंड समझना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, मैं भले ही एक बॉय हूं गैनीमीड, लेकिन तुम्हें मुझे रोजलिंड मानकर अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा, अपनी इमोशंस को बाहर निकालना पड़ेगा। और तभी मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ बहुत रूखा व्यवहार रखूं, बहुत डिफिकल्ट चेंजेबल लवर की तरह पेश आऊं तुम्हारे सामने, ताकि तुम ऐसे प्यार से बोर हो जाओ, टायर्ड हो जाओ, और तुम उन इमोशन से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी जी सको। ऑरलैंडो कहता है चलो ठीक है, मैं सहमत हो गया, और कहता है मैं तुम्हारे पास डेली आऊंगा और तुम्हें रोजलिंड कहूंगा और तुम्हारे साथ प्यार का इजहार करूंगा। एक्ट 3 सीन 3 में टचस्टोन जो है वो वॉक कर रहा है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ऑड्री के साथ में। ऑड्री एक सिंपल सी गोट हर्ड है, जो गोट्स वगैरह की देखभाल करती है ना, उसे करता है, उसे गोट हर्ड कहा जाता है। तो वो ऑड्री के साथ टहल रहा है। टचस्टोन को ऑड्री से प्यार हो गया है, एक गोट्स की देखभाल करने वाली लड़की से, जो बहुत सिंपल सी लड़की रहती है। जेक्स चुपके चुपके पीछे पीछे आता है उनका और उनकी बातें सुनता है। टचस्टोन कंप्लेन करता है ऑड्री से, कहता है तुम्हारा नेचर पोइटिकल नहीं है, रोमांटिक नहीं है तुम्हारा नेचर, तुम पोइट्री को समझती नहीं हो, रोमांटिक भाषा को भी नहीं समझती हो। ये लाइंस कहता है टचस्टोन यहाँ पर। तुम आई वुड, मेरी इच्छा है कि गॉड्स हैड मेड दी पोइटिकल, तुम थोड़ी सी रोमांटिक होती तो बहुत अच्छा था, ऐसा कहता है। और कहता है कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम जो है थोड़ी सी डिसऑनेस्ट होती, कभी झूठ बोलती, कभी कुछ कहती प्यार में, लेकिन तुम एकदम सच सच बोलती हो, बहुत सिंपल लाइफ है तुम्हारी। और कहता है मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल भी है और ऑनेस्ट भी है। कहता है यकीन नहीं होता, जो ब्यूटीफुल होते हैं गर्ल्स में वो थोड़े से कनिंग तो होते ही हैं, दोनों कैसे हो सकता है कोई कहता है। और फिर मजाक बनाती हुई जोकिंग वाले अंदाज में कहता है कि मुझे अच्छा लगता थोड़े से तुम शैतान होते, थोड़े से कनिंग होते, क्योंकि तुम अट्रैक्टिव भी हो और वर्चुअस भी हो। ये कैसे संभव है, ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। टचस्टोन जो है बताता है ऑड्री को कि मैंने एक विलेज के प्रीस्ट को बुलाया है शादी करने के लिए, और विलेज से जो प्रीस्ट आए हैं उनका नाम है ओलिवर मार्टेक्स्ट, और कहता है मैं तुम्हारे साथ यहीं शादी करूंगा जंगल में। जब प्रीस्ट आता है तो वो बताते हैं कि यहां पर शादी करना तब तक लॉफुल नहीं होगा नियम के अनुसार, कानून के हिसाब से, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है जो ऑड्री को आपके हाथ में सौंपे। जैसे कन्यादान होता है उसी तरीके से कोई कन्यादान करने वाला जब तक नहीं है तब तक मैरिज लीगल नहीं होगी। तो जेक्स जो है वहां पर मेलनकली कैरेक्टर कहता है मैं मदद कर दूंगा, मैं कन्यादान करने को तैयार हूं। लेकिन टचस्टोन से एक चीज कहता है, कहता है यार कितना अच्छा होता तुम बढ़िया से शादी करते चर्च में चलकर, यहां जंगल में अकेले शादी कर रहे, कोई है ही नहीं। टचस्टोन उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करता है, कहता है यहां पर देखो कोई नहीं देख रहा है, फॉरेस्ट में मैं मैरिज कर लूंगा तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा बाद में अपनी वाइफ को छोड़ना, क्योंकि यहां कोई है ही नहीं, मेरी मैरिज अगर लीगल नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है बाद में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो सहमत हो जाता है जेक्स के साथ, कहता है चलो यहां शादी नहीं करते हैं तुरंत। तब उसके बाद टचस्टोन, ऑड्री और जेक्स वहां से चले जाते हैं। अब वो पुअर प्रीस्ट जो है, जो आया था शादी कराने के लिए, वो बेचारा रह जाता है, बड़ा कंफ्यूजिंग उसमें, वो अकेले छोड़कर उसको सब चले जाते हैं वहां से। ऑरलैंडो रोजलिंड से नहीं मिल पाता है, जो गैनीमीड की वेशभूषा में एक लड़के की तरह वहां पर रह रही है, क्योंकि वो प्रॉमिस करके जाता है ऑरलैंडो कि समय से आया करेगा डेली उसके पास में। अब वो समय से नहीं आ पाता। रोजलिंड बहुत गुस्सा हो जाती है, थोड़ी सी नाराज हो जाती है, उसे डर है कि कहीं ऑरलैंडो उसे धोखा देकर तो नहीं चला गया है।
वह ऑरलैंडो के हेयर को तुलना करती जूडास के साथ। ये जूडास जो है ना, बाइबल में इसका जिक्र है, और ये एक ऐसा मैन है जिसने क्राइस्ट को धोखा दिया था, और धोखे से क्राइस्ट को, जो अपोनेंट दुश्मन की सेना को पकड़वा दिया था, जिससे क्राइस्ट गिरफ्तार हो गए थे। वहां पर इस जूडास का जिक्र है। तो सीलिया उसी से तुलना करती कि ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दे गया ये व्यक्ति। सीलिया उसे कंफर्ट करती है, रिलैक्स दिलाती है, और कहती है कि ऑरलैंडो अनफेथफुल नहीं है, वो फेथफुल इंसान है, धोखा नहीं देगा। सीलिया बॉर्न करती है रोजेलिंड को कि लवर्स अक्सर प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं, और लव में जो प्रॉमिसेस करते हैं ना लोग, वो अक्सर पूरा नहीं करते हैं। तो जो कस्में खाई जाती हैं प्यार में, वो अक्सर पूरी करते नहीं हैं लोग, ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं। तभी कोरिन, जो समझदार शेफर्ड है, वो वहाँ आता है और बताता है कि सिल्वियस अभी भी प्यार में पड़ा हुआ है फीबी के साथ, और उसको फिर से प्रपोज करने जा रहा है। जो बार बार उसको रिजेक्ट कर देती है, अपना घमंड दिखाती है, वो फिर से जा रहा है उसे प्रपोज करने। कोरिन कहता है रोजेलिंड और सीलिया से कि चलो चल के देखें उस सीन को जब वो प्रपोज करने जाएगा। रोजलिंड डिसाइड करती है कि मैं सिर्फ वॉच ही नहीं करूंगी, मैं इंटरफियर भी करूंगी, और फीबी को सिखाऊंगी कि प्यार सच्चा होता क्या है, उसे शिक्षा दूंगी इसके बारे में। तभी सिल्वियस फीबी से कहता है अपने प्यार का इजहार करता है, और कहता है तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो, रिटर्न माई लव। लेकिन वो फिर से फीबी वैसे ही कोल्डली रिस्पॉन्ड करती, बहुत क्रूअली रिस्पॉन्ड करती है। वो लाइन्स आप पढ़िएगा ड्रामा में, बहुत क्रूअल तरीके से उससे बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे वैसे करके सारी बातें कहती है, और उसकी इमोशनल भाषा की, इमोशनल लैंग्वेज की, इमोशंस की मजाक बनाती है, और कहती है मुझे इस पेन ऑफ लव कि तुम प्यार में तड़प रहे हो, ये सब कर रहे हो, मुझे इन बातों में यकीन ही नहीं होता। वो सिल्वियस से कहती है प्लीज मुझसे दूर रहा करो, जब तक कि मेरे मन में प्यार पैदा नहीं होता ना, तब तक मुझे इन सब चीजों के बारे में मत बताया करो, मुझसे दूर रहो। अब रोजलिंड वहां पर गैनीमीड एक लड़के की वेशभूषा में आ जाती है, और फीबी को खूब स्कोल्ड करती है। वो फीबी से कहती है तुम इतनी सुंदर नहीं हो कि तुम इस तरीके से अपना घमंड दिखाओ, तुम बहुत सुंदर नहीं हो, और तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि सिल्वियस जैसा लड़का तुम्हें प्यार करता है। फीबी शॉक्ड हो जाती है गैनीमीड की इतनी बोल्डनेस देखकर। अब गुस्सा होने के बजाय गैनीमीड से होता क्या है, फीबी गैनीमीड को ही प्यार करने लगती है, उसे लड़का समझकर। अब गैनीमीड को समझ में आ जाता है कि यहां तो मामला गड़बड़ हो गया। फीबी देखो अपने मन में क्या सोचती है, उसको देखकर गुस्सा नहीं होती, सोचती है मन में, कहती है डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई शॉ ऑफ माइट। कहती है उस शेफर्ड को छोड़ो, मैंने तो सब कुछ तुम में पा लिया है, और ऐसा लगता है मुझे पहली नजर में प्यार हो गया है। और बहुत फेमस लाइन्स हैं फीबी की ये कि हूएवर लव्ड दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, प्यार तो हमेशा पहली नजर में ही होता है, और मुझे हो गया है, फीबी को महसूस होता है। फीबी उससे कहती है कि स्वीट यूथ आई प्रे यू चाइल्ड अ ईयर टुगेदर, तुम मेरे साथ रहो एक साल, और मुझे डांटते रहो खूब, मुझे कोई फर्क ही नहीं है, मैं तुम्हारी डांट सुनना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय इस मैन के, ये सिल्वियस के प्रपोजल के, ऐसा कहती है। तो रोजलिंड को एहसास होता है कि फीबी जो है वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई है, और उसकी मजाक भी बनाता है। रोजलिंड और सीलिया वहां से चले जाते हैं। फीबी अब प्यार करने लगी है गैनीमीड के साथ, और सिल्वियस से कहती है सिल्वियस मुझे मेरी मदद करो, मैं गैनीमीड के प्यार को पाना चाहती हूँ। वो प्रिटेंड करती है कि हालांकि उसे गैनीमीड की कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक लेटर लिखती है, चिढ़ाने वाला लेटर, और सिल्वियस से कहती है सिल्वियस तुम ये लेटर गैनीमीड को देकर आओगे, ये ध्यान रखो। अब जेक्स जो है वो रोजलिंड से मिलता है। जेक्स वही मेलनकली करेक्ट। रोजलिंड अभी भी गैनीमीड के वेशभूषा में है, लड़के के वेशभूषा में है, जेक्स को नहीं पता। जेक्स बातें करता है उससे ताकि अच्छे से परिचय हो सके। रोजलिंड मॉक करती है जेक्स की, कहती है तुम बहुत उदास रहते हो हर समय। जेक्स कहता है उदास रहना अच्छी बात है, शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन कहती है तुम उदास और शांत ऐसे रहते हो जैसे एक पोस्ट पिलर है, बस खड़ा रहता है, करता कुछ नहीं है, तो वैसा जीवन जीते हो। जेक्स कोशिश करता है उसे एक्सप्लेन करने की, कहता है मेरी सैडनेस जो है ना, उदासी, एक अलग तरीके की उदासी है, लेकिन रोजलिंड अपनी बुद्धिमानी से उसे हरा देती है, वहां से चली जाती है। ऑरलैंडो वहां पर आ जाता है,
थोड़ा सा लेट आता है उस दिन, इसीलिए रोजलिंड नाराज थी। अपना लेसन जो लब का है, प्यार का, उसको सीखने के लिए वहां पर आ जाता है, जो प्रॉमिस करके गया था गैनीमीड से कि वो आएगा। माफी मांगता है, कहता है मैं देर हो गई, मुझे इसके लिए सॉरी। रोजलिंड थोड़ा सा डांटती है और कहती है ध्यान रखो, तो अगर तुम ट्रू लवर हो तो मैं कभी लेट नहीं होना है, एक मोमेंट भी प्यार का वेस्ट नहीं करना है। वो ये भी कहती है हंसते हुए कि तुम बहुत स्लो हो, एक स्नेल की तरह जो अपनी स्लोनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पीछे तो, उसकी पीठ पर तो बहुत भार होता है, तुम्हारे पीठ पे तो कोई भार नहीं है, तुम इतना स्लो क्यों हो। तभी रोजलैंड फाइनली ऑरलैंडो को अपना लेसन स्टार्ट करती है सिखाना। वो कहती है कि प्यार का इजहार कैसे करना है, और अगर जो लेडी है वो तुम्हें किस के लिए मना करे तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है और अपनी बातों को कैसे कंटिन्यू करना है, ये सब सिखाती है उसे, सब ट्रेनिंग देती है उसे। ऑरलैंडो कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, देखना अगर उसने प्यार को मना कर दिया रोजलिंड ने तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा प्यार में। तभी रोजलिंड उससे कहती है कि मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, बीमारियों से, समस्याओं से, ओल्ड एज से, तकलीफों से, पर मैंने किसी को प्यार से मरते हुए नहीं देखा है। प्यार की वजह से मर जाए कोई, ऐसा नहीं होता है। ये लाइंस हैं रोजलिंड की। कहती है मैंने देखा है, ये सब झूठ बात है जो तुम कह रहे हो, लोगों को मरते हुए देखा है समय समय पर, मैंने उनको कब्र में बॉम्ब्स को भी खाते हुए देखा है, बीमारियों से मरते हुए देखा है, बुढ़ापे से मरते हुए देखा है, लेकिन प्यार में मरते हुए नहीं देखा किसी को। उसके बाद रोजलिंड और अफेक्शनेट होने के लिए कहती है, वो ऑरलैंडो के डिक्लेरेशन ऑफ लव को एक्सेप्ट करती है और सीलिया से कहती है कि एक काम करो, तुम प्रीस्ट बन के आओ, जरा प्रीस्ट बनने का दिखावा करो ताकि हम दोनों यहाँ शादी कर सकें। वो चिढ़ाती है ऑरलैंडो को बीमन के बारे में कि बीमन जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, शादी के बाद उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑरलैंडो को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रही है। और ध्यान दो, ये बहुत फेमस लाइंस हैं। रोजलिन कहती है मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, डिसम्बर व्हेन दे वेड, मेड्स आर मे व्हेन दे आर मेड्स, बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स। कि औरतें थोड़ी सी जब शादी हो जाती है तो एकदम चेंज हो जाती है उनकी लाइफ। रोजलिंड बता रही है इस लाइन में कि मैन आर लाइक अप्रैल, जब मैन देबू जब प्रपोज करते हैं लेडी को, चेज करते हैं तो बहुत फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी नजर आते हैं जब एक लेडी को प्रपोज करते हैं ऐसे, लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो दिसंबर की तरह कोल्ड और डल हो जाते हैं। जबकि वीमेन जो है वो मई की तरह होती हैं, बसंत के मौसम की तरह बहुत जिंदा दिल, चीयरफुल, जब वो अनमैरिड होती हैं। लेकिन जब वो वाइफ्स बन जाती हैं तो वो बहुत चेंज हो जाती हैं। ऑरलैंडो जो है कहता है मुझे जाने दो, रोजलिंड से कहता है, उसको गैनीमीड समझता है, वो कहता है मुझे जाने दो, ड्यूक सीनियर जो है मेरा वेट कर रहे होंगे डिनर पर, और कहता है मैं जल्दी ही लौट आऊँगा 2 घंटे के बाद। रोजलिंड हंसते हुए कहती है लेट नहीं होना, ध्यान रखना तुम बहुत स्लो हो। जब वो चला जाता है तो सीलिया आलोचना करती है रोजलिंड की कि तुम बीमन की इतनी बुराई क्यों करती हो यहाँ पर, ऐसे करके बीमन को ऐसे क्यों प्रेजेंट करती हो। रोजलिंड कहती है कि उसका जो प्यार है ऑरलैंडो के लिए वो बहुत बढ़ गया है, और इसे केवल गॉड ऑफ लव ही समझ सकते हैं, मैं उसे कितना गहराई से प्यार करने लगी हूँ। तभी जेक्स और ड्यूक सीनियर के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक डियर को पकड़ लिया है, उसे मार लिया है खाना खाने के लिए, और सोचते हैं कि इसी को बनाया जाएगा, और ड्यूक के पास चलते हैं, उसे गिफ्ट के रूप में दे देते हैं और उसके हॉर्न्स को लगा लेते हैं अपने हेड के ऊपर, क्राउन ऑफ विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और ये सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वहां पर। तभी एक्ट 4 सीन 3 स्टार्ट होता है। रोजलिंड और सीलिया अभी भी गैनीमीड और एलियना की वेशभूषा में हैं, एक शेफर्ड की वेशभूषा में मेल की, एक फीमेल की। ऑरलैंडो के बारे में बातें कर रहे हैं जो लौट कर नहीं आया, कह गया तो 2 घंटे बाद आऊंगा, पर आया नहीं अपना लव लेसन लेने के लिए। सिल्वियस आ जाता है वहां पर फीबी का एक लेटर लेकर। वो रोजलिंड से कहता है देखो इस लेटर में बहुत खराब खराब भाषा में तुम्हारे लिए लिखा गया है, क्योंकि फीबी बहुत गुस्से में है जब उसने इसको लिखा था। रोजलिंड उस लेटर को पढ़ती है, सोचती है कि फीबी ने क्रिटिसाइज किया होगा मुझे क्योंकि मैंने उसे अनएक्टिव और इल मैनर्ड कहा था। लेकिन रोजलिंड सिल्वियस को बड़ा एक्यूज करती है जब वो लेटर रीड करती है, और क्या उस लेटर में बहुत रोमांटिक वर्ड्स लिखे हैं, उसमें फीबे का हिडन लव लिखा है गैनीमीड के लिए। अब रोजलिंड सिल्वियस को स्कोल्ड करती है कि तुम कैसी लड़की से प्यार करते हो, फीबी जैसी से, और जाकर उसको बता देना, वो देखो दूसरे लड़के से प्यार करने लगी, और उसके जाके बता देना कि मैं जो हूं
उसे कभी प्यार नहीं करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं देखना चाहती हूं कि फिबे जब तक बदले में प्यार ना करने लगे मुझे पूरी तरीके से, तब तक मैं उसे कभी प्यार नहीं करूंगी। सिल्वियस जो है वहां से चला जाता है लौटकर, और ओलिवर आ जाता है उसकी जगह पर। वो कहता है, ओलिवर आप समझ रहे हैं ना कौन है, ये ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, वही जिसको कि ड्यूक ने वहां से संपत्ति हड़प करके निकाल दिया है। वो सिल्वियस से मिलता है और कहता है, मुझे बताओ ये गैनीमीड और एलियाना की कॉटेज कहाँ पर है, उनसे मिलना है मुझे। और वो वहां पर दोनों मालिक बन के रह रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी का। कौन? गैनीमीड और एलियाना, जो खरीदा है उन्होंने। सिल्वियस से रास्ता पूछता है उनका। वो गैनीमीड के पास आता है और खून से सना हुआ एक हैंकी देता है उसे, हैंकी जो ऑरलैंडो की तरफ से लेकर आया है, और उसे पूरी कहानी बताता है कि क्या हुआ, ऑरलैंडो क्यों नहीं आ पाया। ऑरलैंडो कहता है, जब फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहा था तब उसे मेरे जैसा एक रफ आदमी मिला, बहुत पुअर कपड़े पहने हुए, अपने लिए कहता है मैं मिला, और मेरे लिए एक सांप ने घेर लिया था और एक शेरनी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तब ये ओलिवर जो है कहता है, मैं ही था वो आदमी, ऑरलैंडो का बड़ा भाई हूं मैं। सबसे पहले तो ऑरलैंडो ने सोचा कि मुझे मर जाने दिया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा बाद में कि जान बचा लेते हैं। वह मेरी तरफ से उस लाइनस से लड़ा, शेरनी से लड़ा, उसे बहुत घायल हो गया, उसका खून बहुत ज्यादा बह गया। कहता उसकी इस बहादुरी ने मेरा हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने अतीत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। ओलिवर यह भी कहता है कि हम दोनों भाई अब आपस में मिल गए हैं, और हम दोनों ड्यूक के पास गए थे, जो जंगल में रह रहे हैं, सीनियर ड्यूक, उनके पास। लेकिन ऑरलैंडो वहां पर बेहोश हो गया, उसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया था। और ओलिवर ने मुझसे कहा, कहता ऑरलैंडो ने मुझसे कहा कि जाकर ये मेरा रिक्वेस्ट, मेरी माफीनामा गैनीमीड को दे देना और बता देना कि मैं क्यों नहीं आ पाया, और उसे ये ब्लड से सना हुआ हैंकी दे देना, वो समझ जाएगी। अब रोजलिंड जैसे ही उस ब्लड से स्टेन्ड हैंकी को देखती है तो वो मूर्छित हो जाती है कहानी सुनकर। सीलिया और ओलिवर तुरंत मदद करते हैं, होश में लाते हैं उसे। ओलिवर का एक कहता है कि गैनीमीड तुम बड़े कमजोर लगते हो, मैन की तरह करीज तुम्हारे पास है नहीं। तभी रोजलिंड रिएक्शन अपना जो है कंट्रोल करती है और कहता है, मेरा रिएक्शन तो केवल एक पार्ट ऑफ द लेसन था जो मैं ऑरलैंडो को सिखाती रहती हूँ, बस उसकी वजह से। हालांकि उसके फेस पर उसका कलर चेंज हो चुका होता था गैनीमीड के, वो दिखा रही थी वो कितना परेशान है उसके लिए। अब टचस्टोन और ऑड्री फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं, उनकी शादी देखो डिले हो गई, पहले जंगल में करने वाले थे वो। ऑड्री कहती है कि प्रीस्ट तो हमारा जो था वो एकदम तैयार था शादी करने के लिए। टचस्टोन तब बताता है उसे कि एक यंग मैन जो है ना फॉरेस्ट में, वो भी तुमसे प्यार करता है ऑड्री, और उसका नाम है विलियम। वो विलियम आ भी जाता है वहां पर। टचस्टोन विलियम से पूछता है कि क्या तुम बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, क्या तुम ऑड्री से प्यार करते हो, क्या तुम पढ़े लिखे हो? विलियम कहता है कि हाँ, मैं ऑड्री से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। टचस्टोन उसको कुछ शिक्षा देता है, कुछ बातें समझाता है, एक्सप्लेन करता है उसे कि ऑड्री पहले ही प्रॉमिस कर चुकी है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो मुझसे प्यार करेगी, मुझसे शादी करेगी। कुछ उसे फनी लेक्चर्स भी देता है लंबे लंबे से वहां पर। उसके बाद विलियम वहां से चला जाता है और कोरिन वहां पर वापस आ जाता है। वो टचस्टोन को लेने आया है और ऑड्री को लेने आया है, रोजलिंड ने बुलाया है। एक्ट 5 सीन 2। अब ऑरलैंडो जो है वो बहुत आश्चर्यचकित है ये देखकर कि उसका बड़ा भाई ओलिवर हैज फॉलन कंप्लीटली इन लव विद एलियना, उसको एलियना से प्यार हो गया। ये एक और एग्जांपल है लव एट फर्स्ट साइट का, कि ओलिवर जब एलियना को देखता है वो शेफर्डेस के रूप में, तो वो उससे प्यार करने लगता है, और एलियना ओलिवर को देखती है तो शी फॉल्स इन लव विद ओलिवर, लव एट फर्स्ट साइट। ओलिवर प्रॉमिस करता है, कहता है मैं ऑरलैंडो को उसका पूरा हिस्सा दे दूंगा एक बार उसकी और एलिना की शादी हो जाएगी तो। ऑरलैंडो एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है, और शादी के लिए ऑर्डर देता है कि शादी की तैयारियां अगले दिन शुरू कर दी जाए।
रोजलिंड जो अभी भी गैनीमीड की वेशभूषा में है वो भी वहां आ जाती है। ऑरलैंडो उसके सामने एक्सेप्ट करता है, गैनीमीड के सामने, लड़के के सामने, कि वो रोजलिंड से बहुत याद आती है और कहता है मैं एक लड़के को बार बार प्रपोज करते उसके साथ प्यार का इजहार करते करते थक गया हूं। अब मैं चाहता हूं रोजलिंड के साथ ही अपने प्यार का इजहार करूं। रोजलिंड से प्रॉमिस करती है कि ध्यान रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी रोजलिंड के साथ ही होगी। ये उससे प्रॉमिस कर लेती है। अब ये फिबी और सिल्वियस हैं, वो भी वहां पर आ जाते हैं। फिबी कंप्लेन करती है गैनीमीड के बिहेवियर के बारे में कि तुमने मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव किया, और रोजलिंड उसे और उकसाती है कि तुम मेरे बजाय सिल्वियस पर फोकस करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब वो कपल डिक्लेयर करता है अपना प्यार एक दूसरे के लिए। रोजलिंड बीच में उनको बहुत सारी बातें भी बताती है और वो कहती है उससे, फिबी से, कि ध्यान रखो, मैं अगर कभी किसी लड़की से शादी करूंगा ना तो ध्यान रखना मैं तुमसे ही शादी करूं, इसलिए तुम परेशान ना हो। अब वो सहमत हो जाती है कि अच्छा तब ठीक है। वो साथ में ये भी कहती है बाद में जाकर कि ध्यान रखो, अगर तुमने खुद मना कर दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब वो सहमत हो जाती है लास्ट में। अब सब सहमत हो जाते हैं कि चलो कल मिलते हैं, अगले दिन शादी का दिन है, और सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब टच स्टोन जो है एक्ट 5 सीन 3 में बहुत एक्साइटेड है कि अब शादी होने वाली है उसकी ऑड्री के साथ। ऑड्री को भी उम्मीद है कि उनकी मैरिज से उसकी रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब वो कपल मिलते हैं। ड्यूक सीनियर के 2 सर्वेंट्स हैं उनसे, और वो गीत गाते हैं लव के बारे में। और वो पेजेस जो है ना सर्वेंट्स, वो ये वाला गीत गाते हैं, इट वॉज ए लवर एंड हिज लेस विद अ हे एंड हो एंड हे, इस तरीके से लव सॉन्ग है, ये गाते हैं। इस सॉन्ग में वो जो पेजेस रहते हैं, सर्वेंट्स रहते हैं ना ड्यूक के, वो एक हैप्पी यंग मैन के बारे में बताते हैं, एक यंग हैप्पी कपल के बारे में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लवर्स एक साथ वॉक कर रहे हैं हरे भरे खेत के मैदान में स्प्रिंग सीजन में। और ये स्प्रिंग सीजन जो है ना बहुत सुंदर होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है। स्प्रिंग सीजन ही सबसे बेस्ट टाइम होता है प्यार के लिए, क्योंकि इस सीजन में बर्ड्स वगैरह गाती रहती हैं, नेचर बहुत सुंदर लगता है। ये रिपीटेड प्लोफिल साउंड्स जो इसमें बार बार हैं हैप्पीनेस के और फन को दिखाते हैं। इसके बाद टच स्टोन क्रिटिसाइज करता है इस सॉन्ग को, आलोचना करता है इसकी। वो हमेशा लव को और लव सॉन्ग्स को, इन सबको क्रिटिसाइज करता रहता है टच स्टोन, उसकी आदत ही यही है। कहता है इस सॉन्ग का तो कोई सेंस ही नहीं है और इसका तो ट्यून भी एकदम ठीक नहीं, आउट ऑफ ट्यून है। वो पेजेस जो दोनों सर्वेंट्स रहते हैं वो उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं। टच स्टोन कहता है मैंने जो कह दिया बस कह दिया, और अपनी स्टबर्न नेचर को दिखाता है, अपनी फूलिश आइडियाज को भी दिखाता है। अब नेक्स्ट डे ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो से कहते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा है गैनीमीड ने जो कहा है कि वो अपने वायदा पूरा करेगी, तुम्हारी शादी करवाएगी सबसे, इन सबकी शादी होगी यहाँ पर, क्या तुम्हारी शादी रोजलिंड से होगी? सब इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन आया है? ऑरलैंडो, उसका बड़ा भाई सीलिया जो अभी एलियना के वेशभूषा में है, आमियंस, जेक्वीज एंड अदर, सब आ गए। रोजलिंड वहां पर आती है, बेस में अभी भी वो वैसे ही है, गैनीमीड की वेशभूषा में। सिल्वियस को साथ में लेकर आती है, फिबी को साथ में लेकर आती है और सबको उनकी बातें याद दिलाती है कि देखो ये एग्रीमेंट्स हैं। अब देखिए क्या क्या कहती है कि ऑरलैंडो को रोजलिंड से शादी करेगा अगर यहां पर रोजलिंड आ जाती है तो। ऑरलैंडो कहता है ठीक है। कहती फिबी गैनीमीड से मैरिज करेगी, अगर वो मना कर देती है तो ऐसा करने पर उसे सिल्वियस से मैरिज करनी पड़ेगी। फिबी भी कहती है ठीक है। सब सहमत हो जाते हैं। अब रोजलिंड और सीलिया चले जाते हैं वहां से थोड़ी देर को। ड्यूक सीनियर और ऑरलैंडो नोटिस करते हैं कि गैनीमीड की शक्ल जो है रोजलिंड से बड़ा मिलती है। तभी टच स्टोन और ऑड्री भी वहां पर आ जाते हैं और टच स्टोन वहां एंटरटेन करता है, अपनी फनी स्टोरीज सुनाता है सबको। अब रोजलिंड और सीलिया वापस आते हैं, अब अपनी सही वेशभूषा में आए हैं। रोजलिंड बनकर आई है, सीलिया बनकर आई है। साथ में उनके हीमेन भी आए हैं और हीमेन गॉड ऑफ मैरिज, इनको साथ लेकर आते हैं, यही शादियां कराते हैं सब। फिर भी गैनीमीड को पहचान लेती है
कि गैनीमीड जो है लड़का नहीं है, रोजलिंड लड़की है। अब वो सहमत हो जाती तुरंत ही कि ठीक है, हम सिल्वियस से मैरिज कर लेंगे। जो मैरिज के देवता हैं वो इन कपल्स की मैरिज कराते हैं। वहां पर ऑर्लैंडो की रोजलिंड से मैरिज कराते हैं, ओलिवर की सीलिया से कराते हैं, फिबे की सिल्वियस से कराते हैं और टचस्टोन की ऑड्री से कराते हैं। अर्थात ये 4 कपल्स जो हैं मैरिज करते हैं वहां पर उनके सामने। वेडिंग के बाद में फीस दावत का आयोजन होता है। जेक्स डू बॉय जो कि ओलिवर और ऑर्लैंडो के बीच वाला भाई है, ये बीच वाला भाई है। ओलिवर सबसे बड़ा, जेक्विज डू बॉयज बीच वाला और नीचे सबसे छोटा वाला ऑर्लैंडो। बीच वाला भाई आता है और बताता है वहां पर आकर सबको कि ड्यूक फ्रेडरिक जो ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं, उनका प्लान था सेना लेकर वो ड्यूक सीनियर पर अटैक करने वाले थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक साधु से मुलाकात हो गई, हरमिट से, और उसने कुछ उन्हें ऐसे प्रवचन दिए, उन्हें बताया कि उनका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है। अब ड्यूक फ्रेडरिक ने तय कर लिया है कि वो शांति पसंद जिंदगी गुजारेंगे और मठ में जाकर अपना जीवन गुजारेंगे। और अपना सिंहासन जो है फ्रेडरिक ने तय कर लिया है, अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को वापस कर देंगे। सब खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि जेक्विज जो है वही मेलनकली कैरेक्टर, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा महल की तरफ, ड्यूकडम की तरफ, मैं यहीं फॉरेस्ट में ही रहूंगा, मैं यहाँ अकेला रहूंगा, शांत सॉलिटरी जीवन गुजारूंगा। यहाँ पर सब दावत का आयोजन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर रह जाता है वहां पर? जेक्विज जो मेलनकली कैरेक्टर है, ये रह जाता है वहां पर। अब इसके बाद में एपिलॉग है इस कॉमेडी के लास्ट में, जो रोजलिंड एपिलॉग बोलती है और ये लाइंस हैं उसकी। इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, बट इट इज नो मोर अनहैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग, इफ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश। ये गुड वाइन नीड्स नो बुश बहुत फेमस लाइन है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से रोजलिंड कहती है इसमें कि हालांकि ये फैशन नहीं है कि किसी भी कॉमेडी का एपिलॉग लेडी के द्वारा बोला जाए, लेकिन अगर इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रोलॉग मेल के द्वारा बोला जाए, लॉर्ड के द्वारा बोला जाए, अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है कि लेडी एपिलॉग बोल सकती है। और ध्यान दीजिए, कहती है गुड वाइन नीड्स नो बुश। जो अच्छी वाइन्स होती हैं ना, उनको एड की, एडवर्टीजमेंट, प्रचार की जरूरत नहीं होती। वैसे ही ये कॉमेडी है, इसको एपिलॉग की जरूरत नहीं है, इसको प्रचार की जरूरत नहीं है, इसकी अच्छाइयाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत अच्छी कॉमेडी है। और जो वहाँ मेल व्यूअर्स रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम्हें फीमेल से प्यार हो किसी से तो तुम इस कॉमेडी को जरूर देखो, इसकी तारीफ करो। और वैसे ही फीमेल से कहती है। तो ये एपिलॉग है। रोजलिंड कहती है डायरेक्टली ऑडियंस से, यहाँ पर वो कहती है कि एक वुमन के लिए एपिलॉग बोलना थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन ये बहुत अजीब नहीं है। जब एक मैन प्रोलॉग बोल सकता है तो फीमेल एपिलॉग भी बोल सकती है। वो कहती है कि एक गुड प्ले जो है उसे एपिलॉग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड वाइन जो है उसे डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, प्रचार की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रशंसा करें आप इस कॉमेडी की, ये आपसे नहीं चाहती, लेकिन अगर आप ऑडियंस से वो एक चीज कहती है बहुत अच्छे से कि जो वीमन है यहाँ पर व्यूअर्स, वो एंजॉय करें इस ड्रामा को अगर उन्हें किसी मैन से प्यार है, और मैन इस कॉमेडी को एंजॉय करें अगर आपको किसी फीमेल से प्यार है। और इसी ह्यूमरस कमेंट्स के साथ वो इस कॉमेडी को समाप्त कर देती है। और एक लाइन लास्ट में कहती है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर कहता है इफ शी वर ट्रूली अ वुमन, अगर मैं वास्तव में एक लड़की होती। अब अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वो वास्तव में लड़की नहीं है रोजलिंड, क्योंकि एक लड़का जो है वो रोजलिंड का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए वो वास्तव में लड़की नहीं है। तो उसका एक कमेंट रहता है बहुत फनी लास्ट में, वो कैरेक्टर कहता है अगर मैं वास्तव में लड़की होती ना तो मैं हर किसी को किस करती आकर जिसे मैं प्यार करती हूँ, और सबसे गुड बाय कहती बहुत पोलाइटली। ये कमेंट के साथ में फिर ये कॉमेडी समाप्त हो जाती है। और उम्मीद है आपको इससे जुड़ी हुई सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।